तीसरे चरण का मतदान संपन्न होते ही अब सभी पार्टियां चौथे चरण की तैयारी में जुट गई है। एमपी के सीएम मोहन यादव देर रात मंदसौर पहुंचे, जहां उन्होंने आज सुबह प्रबुद्धजन और व्यापारियों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टियों के पदाधिकारियों से भी चर्चा की। इसके बाद वे भानपुरा और शामगढ़ में आम सभा को संबोधित उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का वातावरण बना है, निश्चित तौर पर मंदसौर लोकसभा अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। पूरे प्रदेश मोदीमय हो गया है। तीसरे चरण के बाद अब सिर्फ 8 सीटों पर मतदान बचा है। अभी तक तीनों चरण की सभी सीटें हम जीतने की स्थिति में पहुंचे हुए हैं। मालवा निमाड़ लंबे समय से भाजपा का गढ़ भी रहा है। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव यादव ने जनता से अधिक मतदान करने की भी अपील की है। भानपुरा ऐसे कुछ स्थान में मैं जाने वाला हूं और जिस प्रकार का वातावरण बना है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मंदसौर लोकसभा अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। पूरा प्रदेश मोदीमय हो चुका है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनता एप्रिशिएट कर रही है। कल तीसरे चरण के चुनाव तक अब हमारी केवल 8 लोकसभा बची है और अभी तक के सारे तीनों चरण की सभी सीटें हम जीतने की स्थिति में पहुंचे हैं और निश्चित तौर से बाकी बचा हुआ मालवा, इंदौर और उज्जैन संभाग, ये तो सदैव निमाड़ से लगा करके मालवा तक हमेशा से जनसंघ के जमाने से भाजपा का कर रहा है। हम अपने 13 मई के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। मेरी अपनी ओर से आपसे भी सबसे आपके माध्यम से आह्वान है, सभी मतदाता अपना मतदान जरूर करें। भानपुरा चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और सहयोगी सत्यनारायण का रुख करेंगे। बैरागी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, कहीं ना कहीं चौथे चरण के मतदान के लिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता की बात करें, नेताओं की बात करें तो सभी ने अपनी कमर कस ली है। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मुख्यमंत्री जी मंदसौर पहुंचे हैं। उन्होंने व्यापारी बंधुओं से भी चर्चा की है और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ भी उन्होंने बात की कि ये जो चुनाव है, इस बार पक्ष भी अपनी भूमिका निभाने में पीछे नहीं रखा है। लगातार उस दौर में भी विपक्ष अपनी जो भूमिका है उसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन जनता के जो मोहन यादव जी आए, उन्होंने से बात की, तमाम के बाद उनको संतुष्ट किया गया। लेकिन आज किसान की हम बात करते, किसान लेकर परेशान है। भाव समर्थन मूल्य किसान को नहीं मिला। समर्थन मूल्य किसानों ने अपनी जो फसल है नहीं बहुत कम चल रही जैसे फसल की, तो कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। इसी का आज मुख्यमंत्री द्वारा लगभग 3 दौरे किया गया। कहीं न कहीं इस चीज को लेके विपक्ष ने जो आगे है घेरने की तैयारी की हुआ है जनता को। अब बात अगर हम करें तो लाडली योजना की, तो लाडली योजना की जैसे मुख्यमंत्री उन्होंने लाडली योजना की बात की। लाडली योजना अगर ये चुनाव जीतते उसके बाद लाडली योजना है, अगर वो बंद होगी तो कहीं ना कहीं जनता को जो नाराजगी देखने को मिल सकती है। इस बार कांग्रेस के ऊपर भी लगातार विपक्ष के ऊपर दबाव बनाया, लेकिन के बाद कुछ परिस्थितियां कुछ खराब हो भी रहे होंगे, कुछ समय की जो जोट है वो भी रहे होंगे। लेकिन आगे मुख्यमंत्री ने हिंदी दिनों पाए है कि आगे भी मिलेगा। है कि इस बार क्या इस चुनाव के बाद दिनों को निभा पाएंगे, नहीं निभा पाएंगे।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना बाकी है और ऐसे में कहीं ना कहीं सभी पार्टी के नेता दल जो हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अब चौथे चरण की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर रुख करेंगे। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले के समर्थन में पतारा जनसभा उन्होंने की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भाजपाइयों में भी काफी खुशी की लहर देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए बोला कि लगभग आधा चुनाव हो चुका है और रुझान बताते हैं फिर एक बार मोदी सरकार, और इस बार 400 पार के नारे के साथ आगे उन्होंने कहा कि विपक्षी भारत के खिलाफी साजिश में लगे रहे। एक तरफ राम भक्त, दूसरी और रामद्रोही का पतन तो हमेशा हुआ है। कानपुर की धरती पौराणिक ऐतिहासिक है और यहाँ के लोगों ने देशभक्ति को हमेशा प्राथमिकता दी है। एक तरफ राम भक्त है भाइयों, फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के इस नारे ने ऐसा जादू किया कि विपक्षी दल चारों खाने चित्त हो गए, और जब उनको कुछ नहीं उनकी समझ में आ रहा है तब वे भारत के खिलाफ ही साजिश करने में लिप्त हो गए हैं। अब तक की तस्वीर स्पष्ट है। आपने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के नेताओं के बयान को पढ़ा होगा, उसको जाना होगा। चुनाव स्पष्ट हो चुका है। एक तरफ राम भक्त है और दूसरी तरफ रामद्रोही है। राम भक्त राष्ट्रभक्त भी है और इसीलिए तो देश के अंदर आवाज आ रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यही कारण है, और यह भी तय है, सनातन सत्य है कि रामद्रोही का पतन तो हमेशा ही हुआ है। और बहनों और भाइयों, 2024 का ये लोकसभा चुनाव एक बार फिर से इस 700। तो देखिए कहीं ना कहीं सीएम योगी विपक्षियों पर भी आक्रामक होते हुए नजर आए। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी प्रशांत का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले की अगर हम बात करें तो सीएम समेत दिग्गजों का समर्थन इनको मिलता हुआ नजर आ रहा, फिलहाल क्या स्थिति है? बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 जनसभाएं थी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे, तो कानपुर के साथ ही घाटमपुर लोकसभा क्षेत्र के जो पतारा में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अकबरपुर लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले के लिए उन्होंने जन समर्थन मांगते हुए लोगों से वोट की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर की पावन धरा की भी उन्होंने आज यहाँ पर बात कही और उसके साथ ही क्रांतिकारियों की भूमि भी बताया। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में क्षेत्र की जनता से वोट मांगते हुए केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को गिनाया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिस तरीके से तेलंगाना और अन्य राज्यों में वहां पर अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों का आरक्षण काटकर एक धर्म विशेष के लोगों को देने का काम किया है, तो ये कांग्रेस का तुष्टीकरण था। लेकिन अब हमें इस बीच में नहीं आना है, 2024 की सरकार बनाकर इन चीजों को खत्म करना होगा। साथ ही साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तहत यहाँ पर जो प्रत्याशी लड़ाया जा रहा है तो बोर्ड ने इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ सवाल उठाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामद्रोहियों को हमें यहाँ पर सबक सिखाना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान पर मोहर लगाकर क्षेत्र की जनता यहाँ के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले को विजयी बनाकर तीसरी बार संसद भेजे। आपको बता दें कि सांसद देवेंद्र सिंह भोले दूसरी बार के सांसद हैं, तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया है। और इसी को लेकर आज घाटमपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घाटमपुर की भूमि को और इसके साथ ही यहाँ बिठूर की भूमि को भी नमन करते हुए जो चाहे ऋषि मुनि हो उनको याद किया, और इसके साथ ही रानी लक्ष्मीबाई हो उनके भी जो है वीरता के काम रहे हैं उसको भी गिनाया है।
साथ ही साथ अंग्रेजों की लड़ाई में कानपुर की अहम भूमिका रही है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिनाया है। और उस बात को लेकर भी कांग्रेस पे हमला बोला है कि किस तरीके से कांग्रेस की देश में 65 सालों की सरकार रही और इस दौरान किस तरीके से यहाँ जो विकास होना था वो नहीं हुआ, घाटमपुर क्षेत्र को विकास नहीं मिला। और जब से लोकसभा अकबरपुर बनी है, यहाँ पर कांग्रेस का भी विधायक रहा है जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के सांसद प्रत्याशी हैं, वह भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, लेकिन इतना विकास नहीं हुआ जितना सांसद देवेंद्र सिंह भोले 2 बार के यहाँ पर सांसद होने के बाद यहाँ क्षेत्र का विकास हुआ है। पूरे अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, विकास करने का काम किया है, रोजगार बढ़ाने का काम किया है। इन्हीं मुद्दों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवेंद्र सिंह भोले जो भारतीय जनता पार्टी अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी है उनके लिए जन समर्थन मांगा है। अखिलेश यादव के ऊपर भी हमला बोला है और इसके साथ ही राहुल गांधी पर भी जमकर हमला आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासकर जो है इस क्षेत्र के जो खास वोटर हैं उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को रिझाने का भी काम किया है। जिस तरीके से तेलंगाना या अन्य राज्य में जो कांग्रेस शासित राज्य रहे हैं वहां आरक्षण को छिन्न भिन्न किया है, उसको खास मुद्दा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम रैलियों में मना रहे हैं। और इन्हीं संबोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाने की अपील भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। हालांकि 4 जून का रिजल्ट बताएगा कि आखिरकार कितना ये भाषण कारगर हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में हासिल होंगी। बिल्कुल प्रशांत, कुल मिलाकर देखिए तो देखिए 11 मई को जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा और ऐसे में 13 मई को यहाँ पर चौथे चरण का मतदान होना। इससे पहले हम देख रहे हैं कि सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी का समर्थन करते हुए नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, आप बने रहिए, आगे आपसे बातचीत करेंगे। तो देखिए सीएम योगी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और वहीं दूसरी ओर उन्होंने विपक्षियों पर भी जमकर निशाना साधा। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर करेंगे। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में भाई राहुल को जिताने के लिए कमान संभाल ली है। बुधवार को उन्होंने बछरावा में रैली को संबोधित किया और कहा कि हमारी मां ने राहुल गांधी को आपके पास भेजा है। अब रायबरेली को 2 सांसद मिलने वाले हैं, राहुल को जिताइए, वो तो आपके सांसद होंगे ही। मैं भी यहां के लिए काम करूंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। इस दौरान प्रियंका ने पीएम मोदी के भाषण का भी जिक्र किया और कहा कि आज नरेंद्र मोदी ने कहा है अडानी का नाम नहीं ले रहे हैं। सच्चाई ये है राहुल हर दिन अडानी की बात करते हैं, वे रोज अडानी की सच्चाई आपके सामने रखते हैं, उसका खुलासा करते हैं। राहुल आपको रोज बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ साठगांठ है। इस देश की जितनी आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी, इसका जवाब दें कि क्या काम किया है। 10 सालों के लिए इन्होंने सिर्फ आपको बहकाया है बस। इस देश की जितनी भी संपत्ति है सारी अपने खरबपति मित्रों को दे दी है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का कोयला, देश की जो बिजली बनाने वाले जो पावर के हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती थी, यहाँ इतने खोले थे हम लोगों ने BHEL, रायबरेली, अमेठी में, इनके सारे सब्सिडी अपने खरबपति। तो देखिए रायबरेली पहुंची प्रियंका गांधी और कहीं ना कहीं फुल सपोर्ट राहुल गांधी का करते हुए नजर आई। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी प्रशांत का रुख करेंगे, हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। प्रशांत, भाई राहुल को जिताने की कमान अब प्रियंका गांधी ने संभाल ली है, फुल सपोर्ट यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच हमने प्रशांत ये भी देखा कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पर उन्होंने जमकर निशाना साधा, उद्योगपतियों के साथ साठगांठ नजर आ रही है उनको।
बिल्कुल काजल, जिस तरीके से आज जो प्रियंका गांधी हैं वो कांग्रेस की नेता भी हैं और उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला बोला है और वो आज अपने भाई राहुल गांधी के समर्थन में यहाँ पर रायबरेली के बछरावा में एक रैली को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को कोट किया है और जिस तरीके से उन्होंने अडानी अंबानी का भी नाम लिया है। साथ ही साथ रायबरेली के क्षेत्र की बात की जाए तो प्रियंका गांधी ने कहा कि रायबरेली को 2 सांसद मिलने वाले हैं, क्योंकि जो सोनिया गांधी है रायबरेली से वर्तमान के सांसद हैं, वो अब राज्यसभा के सांसद चुनी गई हैं और राहुल गांधी अगर यहाँ से जीत कर पहुंचते हैं तो वह भी सांसद होंगे। तो इस लिहाज से उन्होंने कहा कि रायबरेली को 2 सांसद यहाँ मिलने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मेरी मां ने राहुल गांधी को आपके बीच में भेजा है, आप उन्हें जिताएं। और प्रियंका गांधी कहा तरीके से विपक्ष की एक सक्रिय भूमिका रही है। कहा कि मैं क्षेत्र में रहूंगी और मैं अपने भाई को जिताने को लेकर आपके साथ काम करूंगी, क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण करने का काम करूंगी। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आड़े हाथों लिया है, वह आज विशेष बात रही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी जो है अडानी अंबानी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी रोज अडानी अंबानी की बात मंचों करते तरीके से देश में घोटाले हुए हैं या फिर अन्य तरीके के जो काम है वो अडानी अंबानी को सौंपे गए हैं, उसका भी जिक्र लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं। और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और अपनी दादी इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया है कि आप लोगों की नाराजगी इंदिरा गांधी से थी, आप लोगों ने चुनाव हराया तो उन्होंने नाराजगी नहीं जताई। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने अपनी यहाँ पर गलती को सुधारा, उसके बाद आप लोगों ने दोबारा उन्हें प्यार दिया, फिर उन्हें जिताया है। तो इंदिरा गांधी के कार्यों को और विकास को आप जानते हैं किस तरीके से उन्होंने रायबरेली या अन्य क्षेत्र में से विकास किया था, जहां तमाम जो औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल जुमले की बात करती है, जो यहाँ पर औद्योगिक इकाइयां शुरू की गई थी उनका विकास नहीं किया गया, नए रोजगार सृजित नहीं किए गए हैं। यहाँ तक कि किसानों की जमीनें जो ली गई हैं उसमें किसानों को सही मुआवजा नहीं दिया गया, घोटाला किया गया। 1-1 लाख रुपए के लिए किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, कई किसान आत्महत्या भी कर चुके हैं। किसानों को समय पर यहाँ पर जो खाद है वो नहीं मिल रही है और जो भी औद्योगिक धंधे यहाँ पर शुरू किए गए थे वह भी पूरी तरीके से बंद होने के कगार पे हैं या बंद हो चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जब सरकार आएगी तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, किसानों की जो जमीनें एक्वायर की गई हैं उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा, जो इंडस्ट्रियां यहाँ खोली गई हैं उसमें रोजगार को और बढ़ावा दिया जाएगा और भी इंडस्ट्रियां यहाँ कांग्रेस पार्टी स्थापित करेगी। इसी बातों को लेकर आज प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी के लिए वोट मांगे, कई जगह उन्होंने जनसंपर्क भी किया है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके साथ ही विभिन्न जो सामाजिक ओहदे में लोग हैं उनसे भी जो प्रियंका गांधी ने मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार करने की अपील की है। राहुल गांधी इंडिया अलायंस के वहां पर प्रत्याशी हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आज प्रियंका गांधी का वहां पर जोरदार स्वागत भी किया और जगह जगह जो भी बूथ जहां पर भी दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी के लिए पक्ष में वोट मांगने की अपील है, वहां पर प्रियंका गांधी जा रही हैं। और इसके साथ ही प्रियंका को देखने को लेकर भी आज बड़ा हुजूम उमड़ा था। जिस तरीके से उन्होंने सदे शब्दों में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला, उससे ये जरूर है कि एक नया माहौल रायबरेली में बनने लगा है, क्योंकि रायबरेली क्षेत्र जो है हमेशा से ही गांधी परिवार से प्यार करता रहा है। तो ऐसे में राहुल गांधी की जीत सुनिश्चित करना कांग्रेस पार्टी के लिए एक प्रतिष्ठा भी बन चुकी है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं पीएम के भाषण का जिक्र करते हुए बीजेपी पर हमलावर होती हुई नजर आई प्रियंका गांधी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर करेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में शहरी क्षेत्र में हुए कम मतदान को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो अभी हमारे मतदाता सूची के मदर रोल को फिर से बनाने की आवश्यकता है। दूसरा कारण गांव में मतदान उत्सव की जैसा होता है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि शहरी क्षेत्र में बहुत सारे लोगों का आना होता है, मतदाता सूची में नाम जुड़ना और उनका वापस जाना हो जाता है। मतदाता सूची से नाम नहीं कटा होता, इसलिए कुल मिलाकर मतदान कम दिखता है। वहीं दूसरा कारण गांव मतदान उत्सव की जैसा होता है, सब लोग मिलकर इस काम को करते हैं। मैं आपसे ना एक बात जरूर कहना चाहता हूं, शहरी क्षेत्रों में विधानसभा में अभी आपको कम मतदान ऐसा दिखा होगा, परंतु इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो जो प्रथम मुझे ये समझ में आता है कि अभी हमारे मतदाता सूची के मदर रोल को फिर से बनाने की आवश्यकता है। मूल मतदाता सूची जिसको कहते हैं उसको फिर से बनाने की आवश्यकता है।
क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों का आना, उसका मतदाता सूची में नाम जुड़ना और उनका वापस जाना हो जाता है। मतदाता सूची से नाम नहीं कटा होता है, इसलिए वो कुल मिलाकर मतदान कम दिखता है, ऐसा मैंने देखा है। और दूसरा मसला ये है कि गाँव में तो उत्सव के जैसा होता है, जो चुनाव है, मतदान है, उत्सव के जैसा होता है, सब लोग मिलकर इस काम को करते हैं। तो ये दोनों ही बातें हैं। शहर में भी और अधिक मतदान होना चाहिए, परंतु जो कुछ छत्तीसगढ़ में हुआ है वह आशा के अनुरूप हुआ है। मोदी जी को वोट देने के लिए माताओं बहनों ने आगे आकर के मतदान किया है और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें निसंदेह अब भाजपा जीतेगी, ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। तो देखिए 11 की 11 सीट जीतने का दावा यहां पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा करते हुए नजर आए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चारों तरफ मोदी में माहौल यहां पर बना हुआ है, लोगों ने बढ़ चढ़कर कहीं ना कहीं हिस्सा भी लिया है। और शहरी क्षेत्र की बात करें तो कम मतदान को लेकर उन्होंने कहा है कि इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो अभी हमारे मतदाता सूची के मदर रोल को फिर से बनाने की आवश्यकता है, जरूरत है। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि गांव में मतदान जो है वो उत्सव की तरह होता है, यानी कि एक जिस तरह से त्योहार मनाया जाता है वैसे ही गांव में मतदान जिस दिन होता है एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने यह भी कहा कि शहरी क्षेत्र में बहुत सारे लोगों का आना होता है, मतदाता सूची में नाम जुड़ना और उनका वापस जाना हो जाता है और वहीं मतदाता सूची से नाम नहीं कटा होता है। तो इस तरह बयान दिया है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी जिज्ञासा करो करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है जिज्ञासा। शहरी क्षेत्र में हुए कम मतदान को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का अभी हमने बयान सुना, कैसे देखती हैं आप इस बयान को? देखिए वाकई जो विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा है जिन्होंने बयान दिया है कि कम मतदान जिस तरह से शहर में हो रहे, वाकई ये बात सही है कि गांव की तुलना में शहर में जो मतदान है वो काफी कम हो रहा है। काफी कम हो रहा है। ये देखा जा सकता है कि लोगों में जागरूकता बहुत कमी और एक ये भी कारण हो सकता है कि गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है और टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ रहा है राजधानी रायपुर में या कहीं भी उस हिसाब से जो है राजधानी रायपुर सहित कई तमाम शहरों में जो है मतदान बहुत कम देखने को मिला। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होता, 7 बजे से 9 बजे तक मतदान जो लगातार बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही 10 बज रहा था उसके बाद जो मतदान प्रतिशत लगातार कम देखा गया। लोगों का कहना है, लोगों से जब बातचीत की तो लोगों का कहना है कि बढ़ती गर्मी का मुख्य कारण बताया गया। जिस तरह से गर्मी बढ़ी इसलिए लोगों में मतदान कम देखा गया और जागरूकता भी बाद आ जाती है कि लोगों में जो बस्ती एरिया में रहते उनमें जागरूकता कम देखी जा सकती है, इसलिए जो है मतदान गांव की तुलना में शहरों में बहुत कम हुआ है। जिज्ञासा, इस बीच उन्होंने 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने का भी दावा किया। देखिए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले से ही ये नारा देते आ रही है कि हम छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा जो सीट जो है वो जीतेंगे। पहले चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो है 11 लोकसभा सीट में 2019 में उन्होंने 9 सीटें जीती थी और केवल 2 सीटें जो कांग्रेस के पास गई थी, लेकिन इस बार उन्होंने शुरू से ही कह दिया था कि इस बार हम पूरी 11 की 11 सीटें जीतेंगे। और जो तैयारियां भी थी भारतीय जनता पार्टी के, चाहे दौरे को लेकर हो या पूरे लोकसभा चुनाव को लेकर हो, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब भी छत्तीसगढ़ आए हैं उन्होंने 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य भी रखा और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से ही पहले 11 की 11 लोकसभा सीटें जो है जीतने की तैयारी में। चलिए ठीक है, ये इतने जो दावे किए जा रहे हैं नेता की ओर से ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। जिज्ञासा, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचवाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया, अभी आपको बयान भी सुनवाया जहां पर उन्होंने शहरी क्षेत्र में हुए कम मतदान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया रखी थी। इसके साथ ही 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।